So continuing with the blood, here we are going to study about the cellular content of the blood. So there are three types of blood cells are present in the cellular content of the blood. That is, first is the erythrocyte, that is called red blood cell. Second is the platelet, that is called the thrombocytes, and third one is the leukocyte, that is called the white blood cells. Okay, so the blood cells are synthesized mainly in the red bone marrow. Some lymphocyte additionally are produced in lymphoid tissues. In the bone marrow, all blood cells originate from the pluripotent, है ना, pluripotent का मतलब होता है capable of developing into one of a number of cell type. Stem cells and go through सेवरल डेवलपमेंटल स्टेजेस बिफोर एंटरिंग टू दी ब्लड. सो जितने भी ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे बोन मैरो के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लिम्फोसाइट, जो कुछ लिम्फोसाइट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर में, जो कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था, है ना. नाउ आपका जो बोन मैरो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं आपका नंबर ऑफ सेल डेवलप करने के लिए केपेबल होते हैं, और इन्हीं स्टेम सेल्स के थ्रू आपका सेवरल स्टेजेस से हो करके हमारी ये तीनों टाइप के जो सेल हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. सो आपका तीन टाइप का सेल है. रेड ब्लड सेल है, देखेंगे डिस्क लाइक. नाउ प्लेटलेट इज़ देयर एंड द वाइट ब्लड सेल जो आपका ब्लड का सेलुलर कंपोजिशन बनाता है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फॉलो सेपरेट लाइन ऑफ डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड द हीमोपोएसिस. इसको आप लोग याद रखेंगे. जो प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन है उसको हम लोग हीमोपोएसिस कहते हैं. फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ रेड मैरो ऑक्यूपाइज द एंटायर बोन कैपेसिटी एंड ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इज ग्रेजुअली डेवलप्ड बाय द फैटी येलो मैरो दैट हैज़ नो हीमोपोएटिक फंक्शन. सो जैसे ही बेबी एक डेवलप होता है, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, सो जो उसकी बॉडी का एंटायर बोन है वो आपका रेड बोन मैरो रहता है. एग्जैक्टली पूरा एंटायर जो बोन है वो आपका ब्लड सेल्स को डेवलप करता है बेटा, हीमोपोएसिस करता है. बट जैसे जैसे बेबी बड़ा होते जाता है और आपका जैसे ही 20 साल तक पहुंच जाता है, सो आपका ये बीच का जो पोर्शन है ना बोन का, वो आपके लॉन्ग बोन का स्पेशली येलो फैटी जो मैरो है उससे वो क्या हो जाता है, भर जाता है. और येलो जो बोन मैरो होता है उसमें कोई भी हीमोपोएटिक फंक्शन नहीं होता. हीमोपोएटिक फंक्शन मतलब ब्लड सेल के फॉर्मेशन का फंक्शन वहाँ पर नहीं होता है. इन अडल्ट हीमोपोएसिस इन द स्केलेटन इज़ कन्फाइंड टू फ्लैट बोन्स, है ना. किस में होता है, आपके जो अडल्ट मेल है उसमें जो सो फ्लैट बोन्स है, इरेगुलर बोन्स है, एंड दी एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जिसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं. सो अडल्ट जब हो जाता है सो आपका बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन जो रहता है बेटा वो फैटी येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाता है जो हीमोपोएटिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. सो अडल्ट होने के बाद जो हमारा हीमोपोएसिस फंक्शन है वो आपके फ्लैट बोन में होता है, और लॉन्ग बोन के एंड वाले भाग में जिसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं वहाँ पर होता है. जो मेजर साइट है दैट इज़ स्टर्नम है, रिब्स है, एंड दी पेल्विस और दी स्कल, है ना. तो इन एरियाज़ में अडल्ट में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ना. ये है आपका हीमोपोएसिस. आपके रॉस एंड विल्सन के डायग्राम में इसको आप अच्छे से देख सकते हैं. सो आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा. देखो आप लोग हर जो सेल है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ जो पाथवे है उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है. सबसे फर्स्ट जो है देखो आपका प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, फिर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से आपका इरेथ्रोब्लास्ट बना, इरेथ्रोसाइट्स बना, और वो आपका रेड सेल बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है ना. और उसके बाद आपका मेगा कैरियोब्लास्ट, लास्ट तरफ देखिए मेगा कैरियोसाइट्स बनता है और वो थ्रोम्बोसाइट बनता है. नाउ आपका हीमोसाइटोब्लास्ट से माइलोब्लास्ट निकलता है जिसमें प्रोग्रेन्युलोसाइट्स है, जिसमें बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स डेवलप होते हैं. और हीमोसाइटोब्लास्ट से फिर लिम्फोब्लास्ट है जो लिम्फोसाइट बनता है, और मोनोब्लास्ट है जो कि मोनोसाइट्स बनता है. सो ये वाइट ब्लड सेल है. सो आपका डिफरेंट पाथ को क्या करते हैं, डिफरेंट आपका रूट को क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल डेवलप होने के लिए फॉलो करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द डायग्राम ऑफ दिस पाथवे. ओके, नाउ आपके ब्लड सेल जो मैच्योर होके डेवलप होते हैं वो इरेथ्रोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और आपका ल्यूकोसाइट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. ल्यूकोसाइट में ही आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं, और आपका इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड दी न्यूट्रोफिल्स आते हैं. सो दीज आर दी ब्लड सेल्स. ओके.
नाउ सबसे पहले जो सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ दी इरेथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, है ना। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड सेल प्रेजेंट होता है दैट इज़ दी रेड ब्लड सेल है। 99% जो होता है सारे ब्लड सेल से आपका 99% एरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होता है। इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे ये बाइकॉनकेव डिस्क के लाइक होता है। इट इज़ अ बाइकॉनकेव डिस्क विथ नो न्यूक्लियस, इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो डायमीटर होता है इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर, है ना। देयर मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन दैट इज़ गैस ट्रांसपोर्ट करता है मेनली ऑक्सीजन को, बट दे ऑल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है बेटा, ये कैरी करता है। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है इसका, ये इस पर्पस से है कि उसका बाइकॉनकेव जो सरफेस है वो सरफेस एरिया को क्या करे, गैस एक्सचेंज के लिए इंक्रीज़ करे। एंड थिनेस्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना डिस्क का, वो आपका एकदम थिन होता है, जो अलो करता है फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस को, है ना। क्योंकि आपका आरबीसीज के अंदर में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। द सेल आर फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड कंटेन्स नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स लिविंग मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन। सो आपका ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो कि नैरो कैपिलरीज के थ्रू ईजिली एंटर कर जाता है। इसके अंदर में इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होता, क्योंकि बाकी भी मोस्ट ऑफ सेल्स में आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, बट इसके अंदर में ऐसा कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण से आपके इसके अंदर में बहुत खाली स्पेस होता है सिर्फ किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंटेड प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। नाउ मेजरमेंट ऑफ रेड सेल नंबर, वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट आर रूटीन एंड यूजफुल असेसमेंट मेड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। द सिंबल इन ब्रैकेट्स आर द एब्रीवेशंस कॉमनली यूज्ड इन दी लेबोरेटरी रिपोर्ट। सो ये लाइन को मत पढ़िए आप लोग। सो आपका मेन जो मेजरमेंट है रेड ब्लड सेल का, नंबर्स जो है, वॉल्यूम जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेजरमेंट। उसके थ्रू हम नंबर ऑफ जो ब्लड डिसऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं बेटा। ओके, सो अबाउट दी इरेथ्रोसाइट्स। सो दिस इज़ दी रेड ब्लड सेल। देख रहे हैं आप लोग डिस्क शेप का है, उसका सरफेस व्यू जब आप लोग देखेंगे, और आपका ये साइड, आपका जो ये डिस्क होता है दैट इज़ आपका एकदम राउंड है। बीच वाला जो सरफेस होता है वो थिन होता है, इसका 7 माइक्रोमीटर साइज़ का होता है बेटा। और आपका एग्जैक्टली जो इसका स्मूथ जो सरफेस है ये अलो करता है जल्दी से इसमें क्या हो जाए, आपका ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर में एंटर कर जाए। ओके, नाउ लाइफ स्पैन एंड फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। सो बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। एरिथ्रोसाइट कैन नॉट डिवाइड, ये क्या नहीं हो सकता बेटा, डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में ही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जो डिवाइड होते हैं, है ना। बट आपका आरबीसीज के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये क्या हो सके, डिवाइड हो सके। सो नीड टू बी कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड बोन मैरो। सो हमारे बोन मैरोज के थ्रू कंटिन्यूसली रेड ब्लड सेल का क्या होते रहता है, फॉर्मेशन होते रहता है, और आपका जो ओल्ड सेल्स है वो क्या होते रहता है, रिप्लेस होते रहता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड इन द फ्लैट एंड द इर्रेगुलर बोन। जहाँ जहाँ से मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर आपके स्टर्नम हो गया, इर्रेगुलर फ्लैट बोन्स हो गया, एपिफाइसिस एरिया हो गया, वहाँ पर ये सारे रेड बोन मैरो से नए सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दे पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर एंटरिंग द ब्लड। सो ये बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को क्रॉस करते हुए एंटर करते हैं ब्लड में। और जो इसका लाइफ स्पैन है सर्कुलेशन में दैट इज़ अबाउट 120 डेज़, है ना। इसका लाइफ स्पैन जो है कितना है, 120 डेज़ है ना। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियन, है ना, 10 को आप 14 से गुणा कर दो तो उतना, दैट इज़ कॉल्ड दी 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एवरेज ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। अबाउट 25% ऑफ द बॉडी टोटल सेल काउंट एंड अराउंड 1% मेनली ओल्डर सेल्स आर क्लियर्ड बाय एंड डिस्ट्रॉयड डेली। सो आपका जितना रेड सेल प्रोड्यूस हो रहा है, ओल्डर सेल 1% डेली क्या होता है, आपका डिस्ट्रॉय होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम स्टेम सेल टेक्स अबाउट 7 डेज़। आपका 7 दिन लगता है डेवलपमेंट होने के लिए। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। जो प्रोसेस है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन का दैट इज़ कॉल्ड द इरेथ्रोपोइसिस, और 7 डेज़ का टाइम इसको लगता है। द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स एंड मैच्योर इनटू द इरेथ्रोसाइट। जब ये मैच्योर होता है सो आपका जैसे ही आपका ब्लड में आता है डेवलप इरेथ्रोपोइसिस के बाद, सो सेल जो आता है किस फॉर्म में आता है, आपका इरेथ्रोसाइट के फॉर्म में आता है। और कुछ दिन के बाद ये आपका सर्कुलेशन में एंटर करता है बेटा, और उसके बाद आपका ड्यूरिंग दिस टाइम दे लॉस देयर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर बिकम इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। और इसी फेस में अपना न्यूक्लियस को ये लॉस कर देते हैं, और उसके बाद आपका डिवीजन जो है वो इनकेपेबल हो जाता है, दैट इज सिंगल सेल रह जाता है आपका इरेथ्रोसाइट, दैट इज कॉल्ड दी रेड ब्लड सेल। ओके, सो आपके ब्लड में आता है रेटिकुलोसाइट के रूप में, और मैच्योर होने के बाद ये आपका इरेथ्रोसाइट बन जाता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। सो जो इसके लिए रिक्वायर्ड जो मटेरियल है ना, जो कंक्रीट हमको चाहिए आपका बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। सो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड चाहिए होता है रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस के लिए, एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू द विटामिन, ऑल्दो विटामिन B12 मस्ट बी बाउंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर टू अलो एब्जॉर्प्शन टू टेक्स प्लेस। सो आपका विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का हमको सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जो डाइटरी आपका वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी फ्रूट्स हैं, नॉनवेज है, उसमें से आपको मिलता है। और विटामिन B12 जो है आपका ऐसे ही नहीं जा सकता है ब्लड में, उसको एक सहायता चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है आपका इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू सीक्रेट होता है बेटा, और ये जो है कैरी करता है आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। सो विटामिन B12 जो है डेयरी प्रोडक्ट, मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको। लीवर है ना, जो मीट लीवर होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 होता है, सेवरल ईयर्स वर्थ, बट साइन ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अपीयर्स विद इन अ फ्यू मंथ, है ना। सो आपका नॉर्मली जो लीवर के अंदर में आपका विटामिन B12 का जो स्टोर है वो बहुत लंबे समय तक स्टोर होकर रह सकता है, बट फॉलिक एसिड जो है जल्दी यूटिलाइज हो जाता है और उसकी डेफिशिएंसी जल्दी होने लगती है। इसलिए ही हमको आपका नॉर्मली जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड अ पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। Each hemoglobin molecule contains 4 globin chain and 4 heme units, each with 1 atom of iron. As each atom of iron can combine with an oxygen molecule, this means that a single hemoglobin molecule can carry up to 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन क्या है? एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, और आपका इसके अंदर में आपका ये एक पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग इसके अंदर में आपका पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग हीम बोलते हैं। सो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसमें, और आपका आयरन कंटेनिंग हीम है इसमें। ओके, सो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो 4 ग्लोबिन चेन रखा हुआ है और 4 हीम यूनिट है इसमें, मैं दिखाऊंगी डायग्राम में। सो आपका ग्लोबिन चेन जो है 4 है, और हीम जो है वो भी कितना है? 4 है, और ईच विथ 1 एटम ऑफ आयरन। ओके, एज ईच एटम ऑफ आयरन कैन कंबाइन, और ईच एटम जो आयरन का है वो आपके ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन होता है, और सिंगल जो हीमोग्लोबिन है वो एग्जैक्टली आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। सो नॉर्मल वैल्यू जो है हीमोग्लोबिन का एट बर्थ 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, एट द एंड ऑफ 3 मंथ 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, और जब अडल्ट हो जाता है बच्चा, सो मेल में 14 to 80 ग्राम पर डेसीलीटर है, और फीमेल में जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ द 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, सो ये नॉर्मल वैल्यू है आपका हीमोग्लोबिन का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सो आपका यहाँ पर 4 प्रोटीन चेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू और रेड में, है ना, 2 ब्लू है और 2 रेड है उसमें, अल्फा एंड बीटा प्रोटीन चेन। और जो आपका ग्रीन बॉल्स जो दिख रहा है दैट इज़ द आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है, जिसके में अंदर में आयरन पिगमेंट होता है, और वो एक आयरन जो है कैरी करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 4 है आपके आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन है वो एक हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है? कैरी होता है। Now, average red blood cell carries about 280 million hemoglobin molecules, giving each cell a theoretical oxygen carrying capacity of over a billion oxygen molecules, है ना। सो आपका एवरेज जो रेड ब्लड सेल है अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कैपेसिटी में बढ़ा देता है। आयरन इज कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसफरिन एंड स्टोर्ड इन दी लीवर, है ना। सो आपका जो आयरन है वो कैरी होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, जो कि बाउंड होता है आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरिन, और वो स्टोर हो जाता है आपके लीवर में। नॉर्मली रेड सेल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टडी सप्लाई ऑफ आयरन, है ना। आपका रेड सेल की सप्लाई के लिए हमने फॉलिक एसिड विटामिन B12 भी पढ़ा, बट आपका आयरन भी बहुत रिक्वायर्ड है ना, आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज़ वेरी स्लो इवन इफ द डाइट इज़ रिच इन आयरन, मीनिंग दैट आयरन डेफिशिएंसी कैन रेडिली ऑकर्स इफ लॉसेस एक्सीडिंग इनटेक। सो हम लोग आयरन डेफिशिएंसी करके आयरन की चीज़ें भका भक खाए जा
रहे हैं, है ना, खाते जाएंगे, सो उससे नहीं होने वाला एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत स्लो होता है। सो आपका इसके कारण से मेनली फीमेल्स में देखा गया है कि आयरन की डेफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया है ना, एनीमिया में आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, सो वो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है ना। सो आपका जितना इनटेक हो जाए वो क्या हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बन के एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ही कैसा है बेटा, स्लो होता है। ठीक है, नाउ फंक्शन जो है हीमोग्लोबिन का, दैट इज़ फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू। वो सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ा है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, ये भी हमने पढ़ा है। नाउ इट एक्ट्स एज एन एक्सेलेंट एसिड बेस बफर बीइंग अ प्रोटीन। एज अ प्रोटीन पार्ट होने के कारण ये एसिड बेस बफर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करके, कैरी करके। ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका इसको हम लोग पढ़े हैं शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो आपका ऑक्सीजन जो है आपका बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, है ना। और हीमोग्लोबिन जो है आपका यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन जाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। एज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीज इट कलर चेंजेस टू ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, यूजुअली आर्टीरियल ब्लड इज ब्राइट रेड बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट कंटेन्स, compared with blood with the lower oxygen level, usually venous blood, which is dark bluish in color because it is not saturated. So ऑक्सीजन जब कैरी कर रहा होता है आपका आर्टीरियल ब्लड तो ब्राइट रेड दिखाई देता है उसमें का ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। और दूसरा आपका जो वीनस ब्लड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का कम है, उसके कारण से वो कैसा दिखाई देता है आपका, पर्पल कलर का। ओके, सो डार्क ब्लू या पर्पल कलर का दिखाई देता है। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है विद दी कॉम्बिनेशन, जब वो कंबाइन होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तभी वो उसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो ये है आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, और हीमोग्लोबिन उसको कैप्चर किया, उसके बाद आपका उसको वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सो ब्राइट रेड कलर का वो क्या होता है, दिखाई देता है। नाउ आपका एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज़ अ लूज वन, सो दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज इट्स ऑक्सीजन रेडिली स्पेशली अंडर सर्टन कंडीशन। सो आपका डिसोसिएशन होता है, जो आपका एक बाउंडिंग बनी है ना वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, वो कुछ कंडीशंस में क्या हो जाता है बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा और अपना ऑक्सीजन को क्या करता है, वो टिश्यूज़ को दे देता है। सो सबसे पहला जो कंडीशन है दैट इज़ द लो पीएच, है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव जो टिश्यू जहाँ पर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइजिंग मसल हो गया, दैट रिलीजेस एसिड वेस्ट प्रोडक्ट, एंड सो द लोकल पीएच फॉल्स। लोकल पीएच जो है 7 से नीचे 6-5 में चला जाता है। अंडर दिस कंडीशन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, आपका ब्रेक डाउन होता है और अपने से ऑक्सीजन को निकाल करके टिश्यूज़ को दे देता है। ठीक है, सो ये पहला कंडीशन है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा ना। दूसरा जो है दैट इज टेम्परेचर। सो एक्टिविटी मेटाबॉलिजिंग टिश्यूज़ विच हैव हायर देन द नॉर्मल ऑक्सीजन नीड आर वार्मर देन लेस एक्टिव वंस, विच ड्राइव्स इक्वेशन अबोव टू द लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिलीज। दिस ensures that very active tissue receives a higher oxygen supply than less active one. In the lung where the alveoli are exposed to inspired air, the temperature is lower, favoring oxyhemoglobin formation. So उस एरिया में जहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो कैसा है, कम है, उस एरिया में उस एरिया में जहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है हाई है, जहाँ पर हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है बेटा, वहाँ पर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपाउंड टूट जाता है। बट जहाँ पर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जहाँ पर आपका टेम्परेचर कम है, जैसे कि एल्वोलाई के अंदर में, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन को कैरी करके आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड को वो बनाता है। ठीक है, सो एक टेम्परेचर है जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर आपका डिसएसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। नाउ लो ऑक्सीजन लेवल है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपोक्सिया। ये सब लोग जानते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कैसा है, ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कैसा है, जहाँ पर कम है। ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज़ द कंडीशन नोन एज दी हाइपोक्सिया, है ना। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हो रही है। सो हाइपोक्सिया वाले जगह पे जा करके आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और अपने में से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है सेल्स के अंदर में, है ना। और आपके सेल्स जब ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो दे देते हैं। सो आपका उस एरिया में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वो भी आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड को तोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, दिस इज़ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व।
दिख रहा होगा आप लोगों को। सो आपका रेड ब्लड सेल है, आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने उसको कैरी किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया और आपका अंडर सर्कमसेंटेंसेस जहाँ पर नीड है उसको वहाँ पर आपका ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या हो गया है, डिसएसोसिएट हो जाता है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, कैसे एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो कंट्रोल होता है। सो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, है ना। सो सेल्स, रेड सेल्स नंबर रिमेन फेयरली कांस्टेंट, है ना। बोन मैरो कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। सो जब हमारे बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही ये होता है, जैसे आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, या तो फिर हमारे जो एग्जैक्टली हार्मोन्स दैट रेगुलेट करता है ब्लड वेसल प्रोडक्शन को, दैट इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइटिन, है ना। ये सीक्रेट होता है मेनली कहाँ से बेटा, हमारे किडनीज के थ्रू। और ये क्या है एग्जैक्टली जो स्टिमुलाई है उसके लिए वो क्या है आपका हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे बॉडी में, सो किडनी का रिस्पॉन्स जाएगा और वो एरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट करेगा। और एरिथ्रोपोइटिन जो जाएगा कहाँ जाएगा, आपके एग्जैक्टली बोन मैरोस में जाएगा और आपके रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या करता है, वो फेवर करता है। बट जब आपका रेड ब्लड सेल का अमाउंट जब आपका सफिशिएंट है, सो आपका हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स नहीं जाता है ना। और उस कंडीशन में फिर क्या होता है, आपका एरिथ्रोपोइटिन कम सीक्रेट होगा तो उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका जो एरिथ्रोसाइट्स है उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंट्रोल करता है आपका एरिथ्रोपोइसिस को, दैट इज़ द हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड द एरिथ्रोपोइटिन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी एरिथ्रोपोइटिन करता कैसे है, इट स्टिमुलेट द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले ये प्रोड्यूस करेगा आपके प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को, है ना। और आपका जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट रिलीज होता है ना, मोर रेटिकुलर साइट रिलीज करेगा ब्लड में। और रेटिकुलर साइट जो है मैच्योर होने के बाद आपके एरिथ्रोसाइट दैट इज रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। और उसके बाद आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा आपके टिश्यूज़ की ओर क्या होता है, चला जाता है। सो ऑक्सीजन की डिमांड जब फुलफिल हो जाती है ना, हाइपोक्सिया जब ओवरकम हो जाता है, सो आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है बेटा, आपका डिक्लाइन हो जाता है ना, कम हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन कम प्रोड्यूस होगा, सो आपका पर्सन को क्या नहीं होगा, आपका ज़्यादा आपका जो रेटिकुलोसाइट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, सो ज़्यादा आपके ब्लड सेल में रिलीज़ नहीं होंगे। वही आपका मैंने जो बताया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हम लोग बोलते हैं, है ना। बट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन एरिथ्रोपोइटिन लेवल आर लो, रेड सेल फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सिया एंड एनीमिया, दैट इज इनेबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड बॉडी नीड्स डेवलप्स। सो आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका हाइपोक्सिया नहीं होने के बाद, जब बावजूद भी हाइपोक्सिया होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, आपका एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एनीमिया नाम का कंडीशन जो है वो क्या होता है, अराइज होता है, जाके आपका आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया है और एग्जैक्टली जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, सो ऐसे ये कंट्रोल होता है। नाउ डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, आरबीसीज जो है। सो आपका लाइफ स्पैन जो है एरिथ्रोसाइट का 120 डेज है। और जो ब्रेकडाउन होता है जिसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं, इट इज़ कैरिड आउट बाय द फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स के द्वारा, है ना। और दिस सेल मेनली फाउंड जो रहता है आपका हीमोलाइटिक जो सेल होता है एग्जैक्टली स्प्लीन के अंदर में होता है। और हीमोलाइसिस आपका स्प्लीन के अंदर में होता है 120 डेज़ के बाद, है ना। सो एरिथ्रोसाइट जो होते हैं जब एज हो जाता है उसका, सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्रेजाइल हो जाता है और ये जल्दी हीमोलाइसिस हो जाता है, इसके मतलब ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं। सो उसमें से दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। पहला जो है वो आयरन निकलता है ना। सो आयरन जो है वापस आपके किस में चला जाता है बेटा, बोन मैरो में नए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। और दूसरी जो चीज़ निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलीवर्डिन, है ना। सो बिलीवर्डिन जो है एग्जैक्टली आपका जो है बिफोर बीइंग बाउंड टू प्लाज्मा ग्लोबुलिन, और ये ट्रांसपोर्टेड टू लीवर, ये चला जाता है आपकी लीवर में और वहाँ पर आपके वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल होकर के ये एक्सक्रीट होता है। सो आपका ये दो फॉर्म देता है, यूरोबिलिनोजेन और स्टर्कोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन जो है एग्जैक्टली यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, स्टर्कोबिलिनोजेन जो है वो एग्जैक्टली फीसिस के थ्रू बाहर निकलता है, इसलिए हमारा यूरिन का कलर स्लाइटली पेल येलो होता है, मोशन का भी थोड़ा सा पेल येलो जो कलर है वो हमको दिखाई देता है। और आपका कुछ जो कंपोजिशन है बिलीरुबिन का वो बाइल में क्या होता है बेटा, एक्सक्रीट होता है। जो बाइल है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है उसमें वो एक्सक्रीट होता है। सो डिस्ट्रक्शन जो होता है 120 डेज़ के बाद कहाँ पर होता है, स्प्लीन में। और जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन का उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेड ब्लड सेल।